तो दोस्तों आखिरकार ना अगेंस्ट द गॉड की बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड आ ही गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर ना आखिरकार ना जो व्याकिन्यू होते हैं वो ना सीधा ग्लेव प्लैटिनम किंग के पास चली जाती है, जहां पर ना वो फिर शुई मिंगयुन को भी ले जाती है और इसके अलावा उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने का भी उसको कहती है। और इसके बाद ना शुई यिंगयुन को ना अगला ग्लेव प्लैटिनम किंग बनने को कहती है, क्योंकि इस टाइम ना यहाँ पे इथर्नल हेवन किंग आता है जो इस टाइम ना ग्लेव प्लैटिनम किंग को बचा लेता है। व्याकिन्यू के जाने के बाद ना वहां पर जो इथर्नल हेवन एम्पर होता है वो कहते हैं कमीने ग्लेव प्लैटिनम की तुझे क्या लगता है अगर यूनची वापस आ गया तो वो करेगा क्या। तो दोस्तों अब यहीं पे हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना उसी इथर्नल हेवन किंग को देखते हैं और फिर वो बोलते हैं, कहता है कि मेरी एक बात याद रखियो, जब भी यूनची वापस आएगा ना वो पूरे के पूरे प्राइमर क्यूब को डिस्ट्रॉय करके रख देगा, यहाँ तक कि तुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये फोन के उससे वहां पे ग्लेव प्लैटिनम किंग ना फरा हफ्ते ही कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता है कि मुझे यूनची पे पूरा यकीन है, कहता है क्योंकि वो मेरा सन इन लॉ है और इसके अलावा ना उसकी जो लाइफ उसको मैंने बचाया था वो हमेशा मेरे ग्लेव प्लैटिनम की हिफाजत भी करेगा और इसके अलावा वो एक भी बंदा हमारा नहीं मारेगा। कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जितने भी जो स्टार्स है जितने भी जो प्लैनेट्स है उनको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। कहते हैं लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो मेरे एक भी बंदे को नहीं छुएगा। कहते हैं कि और तेरी इसी वजह से तो डर के बारे फट रही है कि इस टाइम अगर यूनची वापस आ गया तो प्राइमर क्योफ को कौन बचाएगा। कहता है कि और मैं तो एक और बात बता दूं, यूनची वापस जरूर आएगा। और ये कहने के बाद ना उस एक ना वहां पर ग्लेव प्लैटिनम किंग ना बेहोश होने लग जाता है और थोड़ी देर बेहोश भी हो जाता है। और फिर हम लोग को बताया जाता है जो शु यिंगयून है ना इस टाइम ना वो ना पूरे के पूरे ग्लेव प्लैटिनम की ना क्वीन बन चुकी है। और उससे हमारा जो सीन होता है वो यून के आने पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे यून के आने बहुत से बीफ्स को मार के ना उनका जो कोर होता है वो सीधा यूनची को दे देती है, जिनको जो यूनची होता है वो फौरन से ना एक्सेप्ट कर लेता है, यानी फौरन से ना वोट कर लेता है। जिसके बाद ना उससे ना वहां पे ना थोड़ी देर बाद ना यूनची की बॉडी में बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। और फिर यूनची बोलता है, कहता है कि आखिरकार ना मेरा फ्यूजन ऑफ डीमन ब्लड लाइन के साथ ना कंप्लीट हो चुका है, यानी डिमोनिक ब्लड लाइन के साथ जो फ्यूजन है वो कंप्लीट हो चुका है। कहता है कि बल्कि मैं इसको कंप्लीट नहीं कहूंगा बल्कि आधा कंप्लीट हो चुका है। ये फोन के फिर वहां पे यून के आने कहते हैं क्या डिमोनिक ब्लड लाइन के साथ फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है, ये फायदा फैक्ट कर क्या सकती है और आगे तुम करो ही क्या। ये फोन की इफेक्ट वहां पे यूनची अपने हाथ में डार्क एनर्जी पकड़ता है और उस इफेक्ट वहां पे जो यून के आने की बॉडी होती है वो पूरी के फिर यूनची कंट्रोल में चल जाती है। ये देख के फिर वहां पे यून के आने बोलती कहते कि अच्छा तो ये वो चीज है जिसके बारे में तुम बता रहे थे। कहते कि जो डीमन एम्पर की पावर है ना वो जितने भी जो डीमन है नॉर्थन डिवाइन रिलम के अंदर या इसके बाहर उन सबको कमांड दे सकती है। कहते कि जैसे इस टाइम मैं भी इस टाइम डीमन बन चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास डिमोनिक क्यू है, तो कहते कि तुम मुझे भी आराम से कमांड दे पा रहे हो। लेकिन उस वक्त वहां पे जो यूनची होता है क्या नहीं इंकर के ऊपर से ना वो जो डिमोनिक पावर होती है उसको हटा लेता है। और फिर यूनची कहता है कि मगर अब भी फिर ये बहुत ही ज्यादा दूर है, कहता है कि अभी ये कंप्लीट नहीं हो और मुझे इसको ग्रेट कंप्लीटेशन और अल्टीमेट रियलम तक ना लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद जाके मैं रियल डीमन एम्पर होऊंगा जो हर एक डीमन को कमांड दे पाएगा और किसी भी डिमोनिक पावर को ना मैं आराम से ना चेंज या इस टाइम ना इवेजुएट भी कर पाऊंगा। कहता है कि यहाँ तक कि किसी इंसान को भी डीमन बना पाऊंगा, किसी डीमन को इंसान भी बना पाऊंगा और हर एक डीमन के अंदर जो डिमोनिक पावर है उसको आराम से कंट्रोल कर सकूंगा अपने हाथों की उंगलियों से। ये फोन की इफेक्ट ना वहां पे ना फिर जो यून की आने होती है वो बोलती है, कहती है कि इसका मतलब है कि अब तुम ना इथर्नल डार्कनेस कैलामिटी को ना पूरे तरीके से ना कल्टीवेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये डार्कनेस इटर्नल कैलामिटी ना बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक है, इसका पूरा नाम ना यही है और इसी की वजह से यूनची किसी भी डीमन को कंट्रोल कर सकता है और इसके अलावा ना किसी भी डीमन की ना डिमोनिक एनर्जी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और वो यून के आने बोलते कहते कि इस वजह से तुम मेरी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी उसको आराम से कंट्रोल कर पा रहे थे। लेकिन उस वक्त वहां पे यून के आने को ना कुछ महसूस होता है और फिर वो कहते कि एक मिनट को कोई यहाँ पे आ रहा है। और उस वक्त वहां पे यूनची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यूनची गुस्से में बोलते कहते कि ये कमीना उस इथर्नल हेवन एम्पर का बेटा है, कहता है कि बल्कि उसका बिलव सन है। और उससे ना वहां पे यूनची उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर उससे यून क्या उसका हाथ पकड़ती है और वो कहती है कहते क्या तुम बुखला गए हो, ये उसका क्राउन प्रिंस है यानी इथर्नल हेवन एम्पर का ना वो बेटा जो आगे चल के इथर्नल हेवन एम्पर की जगह लेगा। कहती कि उसके साथ ना जरूर कोई पावरफुल लोग होंगे जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होंगे। और उस वक्त ना वहां पे जो यूनची होता है अपने चेहरे पे हाथ फेर के अपना जो चेहरा होता है फिर से चेंज करते हुए कहते हैं कि इथर्नल हेवन एम्पर का बिलव सन यहीं पे आ गया है और कहते हैं कि उस वक्त ना मेरी मास्टर को मारते वक्त ये भी वहीं पर साथ था उनके। कहते हैं कि अब इथर्नल हेवन एम्पर को पता लगेगा कि असल में डीमन कहते हैं किसको है। और फिर यूनची बोलते हैं कहते हैं कि इतना अच्छा मौका मैं जाए तो जरा भी नहीं दूंगा। और उससे एक ना यूनची वो सबको याद करने लग जाता है किस तरीके से ना कमीना इथर्नल हेवन एम्पर ना जैस्मीन को ना प्राइमर क्योस के बाहर कर देता है। लेकिन उस वक्त वहां पे यून क्या नहीं कहते यूनची तुम फिर बुखला गए हो, कहते कि तुम पागल हो गए हो, इसको मारने का कोई भी फायदा नहीं, उल्टा हमारे लिए नुकसान है और हमारी जो आइडेंटिटी है वो भी एक्सपोज हो सकती है और हमारी लोकेशन भी। ये सुन के उस वक्त वहां पे यूनची अपना हाथ छुड़ाते हुए कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसको ऐसे ही मार दूंगा पकड़ के। कहता है कि ये जो कमीना अपने साथ ना इथर्नल हेवन एम्पर के लिए एक तोहफा लेकर जाएगा, कहता है कि जो मैं उस कुत्ते को ना गिफ्ट के तौर पे देने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वर्ड्स मैं अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपको पता तो है मेरी जुबान कितनी वह साफ सुथरी है, ये सब तो कमीना यूनची बोल रहा है।
और उससे एक वहाँ पे ना माफ़ी नहीं इथर्नल हेवन एम्परर का जो बेटा होता है उस पे शिफ्ट होता है। जहाँ पर ना काले कपड़े वाला वो कहता है अंकल क्यों भाई? कहता है कि ये क्या बात है? कहता है कि इस टाइम ना मैं यहाँ पे अकेला आना चाहता ताकि मैं ना फ़ाया जो खतरा उसको खुद फ़ील करूँ। ऐसे तो मैं पावरफुल भी नहीं हो पाऊँगा क्योंकि आप मेरी ऐसे ही प्रोटेक्शन करते रहोगे आप लोग। ये सुन के उससे एक ना वहाँ पर ना वो जो ब्लैक कपड़ों वाला एल्डर होता है वो कहता है कि तुमने बिल कहा है। कहता है कि मगर क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो फ़ादर है उसने हमारे साथ ना 2 और एल्डर भी भेजे हैं, जो इस टाइम ना हमारा चुप-चुप करके पीछा कर रहे हैं सिर्फ़ तुम्हारी हिफाज़त के लिए क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और दोस्तों ये दोनों वही कमीने जो ना असल में इथर्नल हेवन एम्परर के साथ मिलके ना वही सारा कमीनापन कर रहे थे जो ना असल में युनची के साथ हुआ है इन लोगों ने जो किया है। युनची की जो मास्टर है ना उसको मारने में भी इनका बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ था। यानी मैं इस टाइम ना मूव वाइन की बात कर रहा हूँ। एक का नाम तो ताई ही है जो दोस्तों असल में ना कॉम्पिटिशन के अंदर जज भी था और एक का नाम ना वू लियू है। और उससे एक ना वहाँ पे ना पीछे हम लोग युनची और यून क्याने को देखते हैं। ये देख के उससे एक ना वहाँ पे ना जो यून क्याने होती है वो कहते हैं कि ये जो कमीना काले कपड़ों वाला बोर है ना ताई और वू लियू के बारे में, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा स्किल एल्डर्स हैं। कहते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स भी हैं इसके साथ-साथ। कहते हैं कि वो यहाँ मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इसकी हिफाज़त करने के लिए है, बल्कि वो ना इसके साथ-साथ ना किसी चीज़ को ढूँढने के लिए भी ज़रूर आए होंगे। और उससे एक ना वहाँ पे ना वो जो कमीना यंग मास्टर होता है वो कहते हैं कि आप ज़रा मुझे सब कुछ क्लियर होके बता सकते हो? और फिर ब्लैक कपड़ों वाला बोलता है, कहते हैं कुछ अर्से पहले आपके जो फादर है उनको ना असल में एक अजीब-सा ऑरा फ़ील हुआ था और कहते हैं कि ये ऑरा और किसी का नहीं बल्कि प्राइमोर्डियल डिवाइन फ्रूट का था। ये सुन के ना उससे एक ना पीछे रहा जो रहा क्या रहा अपनी कान लगा के सारी बातें सुन रही होती है ना वो कहते क्या प्राइमोर्डियल डिवाइन फ्रूट? उससे एक वहाँ पे यंग मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वही प्राइमोर्डियल डिवाइन फ्रूट का नाम लेता है और फिर वो जो कमीना एल्डर होता है वो बोलता है। कहते हैं कि इथर्नल हेवन एम्परर ने ना कई दफ़ा ना कई सारे बंदे भेजे प्राइमोर्डियल डिवाइन फ्रूट को ढूँढने के लिए इस नॉर्थर्न डिवाइन रिलम के अंदर। कहते हैं कि मगर हर बार नाकाम हुए। कहते हैं मगर इस बार ना हमें उसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है और कहते हैं कि वो जो सिग्नल है वो असल में ना और कहीं से नहीं बल्कि प्राइमोर्डियल ड्रैगन क्लैन से आ रहा है। और कहते हैं कि ये सब कुछ ना वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं ताकि उस फ्रूट को खा के तुम जल्द से जल्द ना डिवाइन मास्टर रिलम लेवल के ऊपर चले जाओ। कहते हैं कि मगर बाहर से ना इस सबको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली किया हुआ है। बाकी सारे लोगों को यही बताया गया कि असल में तुम ना उधर फिर ट्रेनिंग के लिए गए हुए हो। मगर असल में तुम्हारे पीछे 2 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एल्डर्स को भेजा है तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए और खास तौर पे फ्रूट को लेने के लिए। ये सुन के फिर वहाँ पे यंग मास्टर कहता है कि इसका मतलब है कि हमारे वो जो 2 एल्डर्स है क्या वो फिर और उससे एक वहाँ पे आगे वो एल्डर बोलता है, कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा। वो इस टाइम ना प्राइमोर्डियल ड्रैगन क्लैन के बहुत ही ज़्यादा करीब है। अब ये सब कुछ सुन के ना उससे एक ना वहाँ पे यून कहने बोलते कहते कि दुनिया में एक ही प्राइमोर्डियल ड्रैगन फ्रूट है और उस सब के बारे में पहले ही इस कमीने इथर्नल हेवन रिलम एम्परर को पता लग चुका है। और उससे वहाँ पे यूनची कहता है कि अभी हमारा पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम लोग कोई चीज़ करते हैं या कोई गड़बड़ी करते हैं ना तब हम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत करेंगे। क्योंकि इस टाइम में जो यूनची है उसको अच्छे तरीके से पता है यून के आने के लिए ज़्यादा लालची है। और उससे एक ना वहाँ पे ना फिर जो यूनची होता है वो बोलता है, कहते हैं कि मगर मेरे पास एक और आइडिया है और कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये जो इथर्नल हेवन एम्परर है जिसको डीमन से सबसे ज़्यादा नफ़रत है और इसके अलावा अच्छाई का बहुत ही ज़्यादा बहाना करता है, ये जब अपने बेटे पे आती है तब क्या करेगा? ये सुन के ना उससे एक ना वहाँ पे यून क्या रहे कहते कि यूनची वाक़ई में तुम दिन ब दिन कमीने बनते जा रहे हो। कहते कि मगर तुम मुझे ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हो। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। आप फ़िक्र ना करो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वही मैं जल्द से जल्द ले आऊँगा और आप लोग को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं हेवनली लिफ्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों अगर अभी तक का आप लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी ना और उसकी एपिसोड 1 नहीं देखी तो उसको ही मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा लूँगा। एक दफ़ा आप लोग हेवनली लिफ्ट भी ज़रूर देखो। जिन लोगों ने बीटीटीआर, टीजीआर और इसके अलावा मार्शल यूनिवर्स देखा है ना, उन लोगों को तो हेवनली लिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है बाद में। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना टीजीआर के आगे की स्टोरी बताई जाती है। उसकी जो ना वीडियो का जो लिंक है ना यानी एपिसोड 1 का लिंक आप लोग को इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।